नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। हिंदी संस्कृत अनुरागियों को मेरा सहृदय प्रणाम। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस लॉकडाउन की अवधि में आप सभी उम्मीदवारों को, छात्रगण को बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। एक बिल्कुल चिक्रोड़ प्रयास है कि आपको मैं हिंदी संस्कृत के बारे में कुछ समझा सकूं। आज मैं बात करूंगा एस्टेट के बारे में, क्योंकि एस्टेट का विषय चला हुआ है। कई हमसे भी पूछते हैं कि एस्टेट की तैयारी कैसे करें, हिंदी संस्कृत की तैयारी विशेष रूप से कैसे करें। मैं आपको कुल मिला के सारी बातों के बारे में आज बिल्कुल सार रूप में निचोड़ बताऊंगा। एस्टेट कैसे तैयार करके कैसे निकालें, कैसे एस्टेट पास करें। सुनिए ध्यान से, मैं एक एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। अगर आप पीआरटी, जेबीटी, असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ज़्यादातर फोकस, ध्यान, लक्ष्य साइकोलॉजी भी होना चाहिए। साइकोलॉजी ही नहीं कहा मैंने, ही और भी में बहुत अंतर है। साइकोलॉजी भी होना चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। जब आप साइकोलॉजी की तैयारी करते हैं तो यही तैयारी जब आप जेबीटी का, विशेषकर DSSS में जाओगे, आप दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जब जाओगे तो वहाँ पर साइकोलॉजी आती है ज़्यादा। तो यही तैयारी आपकी वहाँ भी आपका टेस्ट क्रैक करने में, पास करने में, आपकी वहाँ सफलता दिलाने में सहायक होगी। बाकी सब्जेक्ट पीआरटी, जेबीटी, असिस्टेंट टीचर कीजिएगा, साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। जो टीजीटी या पीजीटी स्नातकोत्तर के लिए या प्रशिक्षित स्नातक के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एस्टेट पास करने जा रहे हैं, उन छात्रों को साइकोलॉजी पे ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि समय दो ही मत, साइकोलॉजी पढ़िए पर ज़्यादा समय मत लगाइए। आप क्या करते हैं, सारे का सारा समय आपने साइकोलॉजी पे लगा दिया। अब साइकोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की आएगी, 30 अंक की आपकी शिक्षा मनोविज्ञान होगा। वो 30 में से आपको 50 तो नहीं दिला सकता भाई, ज़्यादा ही ज़्यादा 30 में से 30 ही अंक आ सकते हैं आपके। 150 मार्क्स में से 30 नंबर की है ये, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कारण बताता हूँ। ये आपके DSSS में जब आप टीजीटी, पीजीटी के लिए वहाँ नहीं आती, फिर आप इधर आओगे हरियाणा के अंदर, वहाँ भी साइकोलॉजी नहीं आती। आपको होगे जी कुछ क्वेश्चन आते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, शिक्षण अभिरुचि, उसके क्वेश्चन होते हैं, वो साइकोलॉजी और इतना गहराई में बिल्कुल नहीं होते। तो आपने केवल साइकोलॉजी इतना पढ़ना है कि आपके एक संतोषजनक अंक आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो केवल और केवल आपका एस्टेट में काम आना है। उसके पश्चात शिक्षण अभिरुचि चलती है, साइकोलॉजी के सारा मैटर नहीं आता। आप टीजीटी और पीजीटी वाले क्या करते हैं, जेबीटी को देख देख के ऐसा लगता है जेबीटी वाले बिल्कुल जुटे हुए, तो हम उनसे भी ज़्यादा जुट जाए। तो आप 30 अंक के चक्कर में ये सारे का सारा 120 अंक का आप गंवा बैठते हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। टीजीटी, पीजीटी, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़िए, पर इतना नहीं कि बिल्कुल सब कुछ उसी को मान बैठो। इसमें आपके अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो 25 अंक आ जाएंगे, 26, 27, 28 आ जाएंगे। मीडियम पढ़ोगे तो 21, 22 आ जाएंगे। 2-4 नंबर के लिए आप बहुत समय इसको मत दीजिए। दूसरे नंबर पे जैसे आपका गणित है, गणित, जिनका गणित पहले से बेहतर है वो गणित को पढ़िए। फिर भी जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है इस क्षेत्र का मेरा, बहुत सारी परीक्षाएं हमने दी हैं। गणित में जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं या गणित के हैं, उनका तो गणित बेहतर होता है। बाकी जो विशेषकर भाषा के छात्र होते हैं, संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के या फिर आंग्ल भाषा के, इंग्लिश के, उनका थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है गणित में। वो क्या करते हैं, गणित को बिल्कुल नए सिरे से सीखने की चेष्टा करते हैं, सीख भी लेते हैं। अंक तो 10 ही मिलने हैं आपको, 10 अंक के लिए आप गणित को बहुत टाइम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, आपने गणित सीख लिया
पर आपका इतना अभ्यास नहीं हो पाता कि वहाँ 10 अंक के लिए आपको 10 मिनट मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय निकल रहा है। पर इतने मिनट में तो आपका एक ही सम हल होगा, 2 सम हल होंगे, 10 के 10 सम आप हल नहीं कर सकते। और इतना अभ्यास होता नहीं कि देखते ही 4 में से आंसर बता दें कि ये है। तो गणित में आप इतना कीजिए, 4-5 चैप्टर होते हैं, प्रतिशत के है, काम और समय के है, क्षेत्रफल के है, भुजा निकालने के है, पिता पितृ की आयु है, ठीक है ना, गति समय ये है। तो ये 5-6 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। उन्हीं में बार बार प्रैक्टिस मिलाई। अगर उसमें से 5-6 निकल गए और 5-6 के 5-6 आपने कर दिए तो 2 फायदे होंगे। नंबर 1, 5-6 आपके अंक मिल गए वहाँ से। नंबर 2, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि आपने उन्हीं की प्रैक्टिस। अगर बहुत सारे मैथ में जाओगे तो मैथ आप नहीं कर पाओगे। यही हाल जब आप 20 नंबर के लिए टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी में जाओगे, वहाँ भी यही होता है। जो स्टूडेंट्स मैथ करने बैठ जाते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो मैथ को वहाँ भी इसी तरीके से कीजिए कि इन चैप्टर में से 5, 6, 7, 8, 10 नंबर वहाँ मिल जाए, दैट्स ऑल। तो मैथ में केवल यही 5-6 चैप्टर का अभ्यास कीजिए तो पक्का आपका मैथ बढ़िया जाएगा और टाइम बचेगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आगे हिंदी है। हिंदी बार बार कह रहा हूँ, आपकी हमारी मातृभाषा है। हिंदी से हम भले भांति वाकिफ़ हैं। हिंदी में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, इत्मीनान के साथ सीखने की ज़रूरत होती है। और उसको सीखिए, समय दे के सीखिए, क्योंकि जो 15 नंबर की हिंदी है, कोई भी टेस्ट हो, दिल्ली में आप जब टीजीटी पीजीटी DSSB के लिए जाओगे, 20 अंक की टीजीटी में, 20 अंक की पीजीटी में, हरियाणा में कोई भी टेस्ट हो उसमें अलग अलग करके यूपीएससी तक भी हिंदी आती है, ठीक है ना। बाकी टीचिंग सब्जेक्ट में तो आएगी। इसको अच्छा बना लो। 15 नंबर की जो आपकी अंग्रेजी होगी, इसको अच्छा बना लो। इंग्लिश में अगर आप सोच रहे हैं, जैसे संस्कृत के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी के उनका थोड़ा इंग्लिश में हाथ टाइट होता है। अगर आप सोच रहे हैं नए सिरे से इंग्लिश सीखेंगे, मन से निकाल दो। जो कुछ इंग्लिश में आपको आता है उसको बेहतर, चाहे वॉइस है, नरेशन है, मॉडल्स है, ठीक है ना, आर्टिकल्स है, ठीक है, एरर है, एरर भी का भी आजकल आया हुआ है, ठीक है, टेंस है, वर्ब की फॉर्म है। ये 6-7 सब्जेक्ट, आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये टॉपिक, इनको भी हिंदी से जोड़ के पढ़िए। जैसे हिंदी में जो नाउन कौन कौन से हैं, इंग्लिश में कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, हिंदी में कौन कौन से। जितनी बेहतर आपकी हिंदी होगी, उसी जैसी सेम आपकी अंग्रेजी हो सकती है। अंग्रेजी में जो पिछले साल की बात करें या पिछले एग्जाम्स की बात करें, अंग्रेजी के अंदर अलंकार भी आने लगे। अलंकार, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो भी आने लगे। फिर बता रहा हूँ, अलंकार में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदी के इम्पोर्टेंट से 5-6 अलंकार हैं, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, अतिशोक्ति है, ठीक है ना, श्लेष है, यमक है। ये 5-6 अलंकार सेम बिल्कुल आप इंग्लिश में भी कर लीजिए, 1 नंबर का आ सकता है। पर एस्टेट में इसकी न के बराबर गुंजाइश है। एस्टेट में वो करने की जरूरत नहीं। एस्टेट के लिए तो सिंपल रखिए। आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, पैराग्राफ से अगर आपको छांटने पड़े तो उतना पढ़ लो। तो इस पे भी आप सामान्यतः ध्यान मतलब पूरा दीजिए। अब रहा आपका हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान में मैं नहीं कहता कि कहीं आप जाके टाइम वेस्ट करो, किसी से पढ़ो, ये वो। किताबें आती है बिल्कुल इत्मीनान के साथ, कभी नदियों के नाम, कभी मुख्यमंत्री के नाम, कभी इसका क्षेत्रफल, कभी शिक्षा, कभी ऑफिसर, कभी जिले, कभी ऐसे टाइम बना के, भाई आज मैंने ये करना, आज मैंने ये करना, आज मैंने ये करना। इस तरीके से अपना सिलेबस तैयार करके फिर किसी संबंधित टीचर से बात कर लीजिए, ये चीज़ है मेरा, या उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, 5-7-10 वीडियो देख लीजिए, उसमें से 90% आप उनके उत्तर दोगे, कुछ 10% नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो अच्छा होगा। अब आ जाइए आप रीजनिंग पे। रीजनिंग सीख लीजिए। रीजनिंग फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग मानसिक और तार्किक योग्यता केवल और केवल अभ्यास का खेल है। इसमें आप यूँ मत सोचो कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन से बहुत बड़ा तीर मार लोगे आप, नहीं। इसमें अभ्यास है। इसका कई बार आप देखते बना दे, तो कई बार तो आप फॉर्मूले अपने माइंड में सेट हो जाते हैं।
फिर भी कोई अच्छी बुक लेके उसके 6-7 प्रकार सीख लो, तो वो भी आपके अच्छे हो जाए। इस पे भी आप ध्यान दीजिए रीजनिंग पे, क्योंकि 20 नंबर का ये उधर आएगा। हरियाणा में भी कोई पेपर होता है रीजनिंग जरूर आती है, तो और स्टेट में 10 नंबर का, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। अब किस पे ध्यान देना आपने? मनोविज्ञान पे टीजीटी पीजीटी वालों ने कम ध्यान देना, पीआरटी वालों ने पूरा देना। ये दोनों 15-15 नंबर के, इन पे पूरा फोकस कीजिए अपना, उस इनको लक्ष्य बनाइए। गणित को भाषा वालों विशेषकर रहने दें तो बेहतर है। थोड़ा बहुत जो मैंने 5-6 चैप्टर बनाए तो कीजिएगा। हरियाणा जी के कर लीजिए, ठीक है ना। हरियाणा जी के इसमें तो नहीं आता, खैर अगर मैंने बोला तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। DSSB में हरियाणा जी के नहीं आता। वहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो जी के होता, सामान्य ज्ञान तो वो होता है, तो यह हरियाणा में आता है। हरियाणा में आपको टीजीटी पीजीटी हरियाणा के लिए बनना, प्रोफेसर लेक्चरर हरियाणा के लिए बनना, तो इस पे भी ध्यान देंगे। मानसिक योग्यता इसका प्रैक्टिस कीजिए डेली, कम से कम 1 सेट डेली का आप प्रैक्टिस करके सोया करो। अब आ जाओ विषय पे। अब आपका विषय, आप अपने विषय को छोड़कर नहीं चल सकते। ये तो टोटल नंबर आपके टोटल अंक 90 बने हैं, ठीक है ना। और इनकी आप जितने मर्जी तैयारी कर लीजिए, 90 में से 90 नहीं आएंगे। अगर आपके 60-65 अंक भी निकल जाए तो गनीमत है। 70 तक चले जाए तो आप बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में से एक है, ठीक है ना। फिर आपका बेड़ा पार करेगा विषय। अगर आपने इस पे पूरा ध्यान इस पे दे दिया, विषय कमजोर रह गया, उसके नुकसान बताता हूं। और पूरा ध्यान आपने विषय पे दे दिया, ये कमजोर रह गया, तो उसके लाभ हानि दोनों बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अपना विषय कमजोर रखा, जब आप DSSB के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जाओगे, टीजीटी में आपका विषय 100 अंक का आता है, 100 अंक में बाकी सारे, ये नहीं है, वो अलग है, ठीक है। फिर उसमें साइकोलॉजी भी नहीं है। फिर बता रहा, हरियाणा में जाओगे उसमें भी जैसे अभी 160 नंबर के लगभग पीजीटी का पेपर हुआ था, ये वाला। और फिर जो इंटरव्यू हुआ था वो पूरा आपके अपने सब्जेक्ट का होता है, अपने सब्जेक्ट पे होल्ड होता है। 24 नंबर का इंटरव्यू था, बहुतों ने रट्टे घोट के टेस्ट पास कर लिया। जब इंटरव्यू में गए तो टाइम फीस। इंटरव्यू में अपने सब्जेक्ट का इतना नॉलेज था ही नहीं, और वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता। इस जगह फेलियर हो जाओगे अगर आपका विषय नहीं है। फिर नई शिक्षा नीति आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में आपका डेमो भी लेंगे, आपका अपने सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है इनको कोई नहीं पूछेगा। इनमें तो आप पासिंग मार्क्स लेके पास करके आ गए, फिर सारा खेल आपका अपने सब्जेक्ट का रह जाएगा, अपने सब्जेक्ट पे आपका होल्ड होगा। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो अखबारों में हमने पढ़ा कि IAS जैसा लगना, मेहनत करनी होगी टीचर बनने के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखोगे। दूसरा, आप नेट में जाते हो, कोई और परीक्षा में जाते हो, JRF के लिए जाते हो, अपने सब्जेक्ट में यदि आपका होल्ड नहीं है तो आप, हो सकता है एस्टेट तो ये यहाँ से आप मेहनत करके और अपने विषय में थोड़ा बहुत निकालना तो यहाँ भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 0 या 5-10 अंक ले लोगे, नहीं निकल सकता बिल्कुल भी, ठीक है ना। फिर भी आप यदि अपना सब्जेक्ट पे होल्ड है, देखो यहाँ से आप 60 में से 55 नंबर बड़े आराम से निकाले जा, बड़े आराम से अपने सब्जेक्ट में है, ठीक है ना। तो बाकी के जो आपके रहते हैं तो बड़े आराम से उसमें 30, 35, 40 मार्क्स तो इतने तो बनने भी चाहिए आपके, ठीक है ना। आराम से इनमें से निकल सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से 15 आधे भी लोगे आप तो 45 अंक तो तब भी बन जाते हैं। तो ऐसी बात, तो अपने सब्जेक्ट पे, अपने विषय पे हमेशा होल्ड रखिए, और अपने विषय का आपको मतलब संपूर्णता से ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण ज्ञान के संपूर्णता कभी नहीं आती, फिर भी आप अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बन के एग्जाम के लिए तैयार होइए, बनिए, तो तभी जाके आपकी बात बन सकती है। विशेषकर मैं संस्कृत भाषा की बात करूं, आजकल एक पैटर्न और चला हुआ है कि आप नोट्स में, जैसे कईयों से बात होती है तो कहता है कुछ नोट्स मिल सकते हैं जी, कुछ नोट्स की दुकानें भरी पड़ी है, इतनी बुक्स भरी पड़ी है। अगर नोट्स से आप पढ़ लिख कर विद्वान बनते, नोट्स से सारा ज्ञान आता, नोट्स से आप सब कुछ कर लेते, तो इस इंडिया का, इस भारत देश का बच्चा इंजीनियर होता, बच्चा MBBS
MD होता। क्यों? क्योंकि उनके नोट्स नहीं बनाए जा सकते। अरे कोई 10,000 में दे देगा, 20 में दे देगा, 40,000 में, 1 लाख में दे दे, नोट्स दे दे। अगर नोट्स से हम डॉक्टर बन सकते हैं, नोट्स से हम इंजीनियर बनते, तो नोट्स में लगता ही क्या है, कहीं से भी मिल सकते हैं। पर यदि नोट्स से बनते तो हम सब इंजीनियर बन चुके होते, हम सब डॉक्टर बन चुके होते। नोट्स से ज्ञान आधा अधूरा रहता। हेल्प करते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, पर वो संपूर्ण नहीं है। इसलिए नोट्स पे आश्रित मत रहिए, आप आश्रित रहिए मूल पुस्तकों पर। आप कहोगे जी मूल पुस्तकों पर कैसे? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि जो परीक्षाएं आती है, सबको पता है कि सब कोचिंग लेते हैं, सब पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, सबके पास नोट्स है। ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, अगर आपने उसको डीप जाके पढ़ा है, बिल्कुल गहराई तक जाके पढ़ा है, तो आप उत्तर दे पाओगे। अगर आप किसी एक बुक से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रट रखे तो आपके बस का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखिए, पूरा ध्यान रखिए, और सब्जेक्ट में भी नोट्स बुक्स नहीं, केवल और केवल गहराई से जो मूल पुस्तकें हैं, ठीक ना, जितने दर्शन हैं, चाहे तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, अर्थ संग्रह है, वेदांत सार है, संख्या कारिका है, योग दर्शन है, चाहे नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सबको मूल रूप में पढ़िए। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जितने हैं, चाहे रस गंगाधर है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम है, धवन्यालोक है, 10 रूपक, सारे के सारे मूल रूप में पढ़िए। फिर उधर से जो आपके धार्मिक ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ठीक है ना, आपका अर्थशास्त्र है, क्या बोलते हैं उसको, ये नाम ध्यान माइंड से स्लिप कर रहा, ठीक ना, ये सारे के सारे ग्रंथ आप मूल रूप में पढ़िए। फिर जैसे कौमुदी है, संस्कृत का आधार है, संस्कृत का आधारभूत ग्रंथ कौमुदी माना जाता है। कौमुदी को प्रथम सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक, ये नहीं पता कहाँ से किस रूप में पूछ ले, उसका बहुत बढ़िया से अध्ययन कीजिए, तो मैं आपकी प्रतिभूति ले सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ, आप पक्का किसी भी परीक्षा में, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे तक भी 101% आप सफल होंगे। अगर आप नोट्स पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख के सोचते हैं कि हम सब कुछ हो जाएंगे, तो आपकी आंखें उस दिन खुलेंगी जिस दिन परमात्मा ना करे आप परीक्षा में असफल हो जाओ, और उस समय हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, फिर तो अगली परीक्षा का इंतजार करना पड़ता। तो बेहतर है मेहनती बनिए, विद्वान बनिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका टेस्ट पास हो, आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक प्रार्थना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, सभी को इससे लाभान्वित कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।